नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम जो है हमारे जंतुओं की संरचना व कार्य को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, है ना। सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो इसमें हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य, है ना, उसके बारे में जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने पाचन अंग पढ़ा, मनुष्य की श्वसन अंग यानी मनुष्य के हृदय की रचना, है ना, श्वसन अंग के बारे में हमने जो है डिस्कस किया। अभी जो हम कर रहे हैं वो है हमारे वृक्क के बारे में यानी किडनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने आपको जो है उसकी डायग्राम बताया था, दिखाया था, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है डायग्राम भी बना रखे हैं। ओके। तो मनुष्य के शरीर में हम लोग वृक्क के बारे में बात करते हैं, क्या कार्य करते हैं हमें पता है। हमारे शरीर का है अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब जो है हमारे श्वसन द्वारा क्या होता है, बाहर निकलते हैं, है ना, बाहर को हम लोग उसे निकालते हैं। तो ऐसे चीजों को बाहर निकालने का जो कार्य होता है वो हमारे विशेष अंगों द्वारा किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं बताइए मुझे। यस, उत्सर्गी अंग कहते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो मनुष्य के में जो है वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रबार्ग क्या है, उत्सर्जी अंग है। ओके, तो इसको जो है हम थोड़ी सी और डिटेल में और आगे जो है देखते हैं। तो सारे बच्चे तैयार हैं? यस, मेरे सारे बच्चे जो है बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। बच्चों, हम लोग जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल है। ये अंग मिलकर शरीर से क्या करते हैं? जी हाँ, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का को निकालने का जो है कार्य करते हैं, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ओके, मेरे सारे बच्चे यूपीएस जो महिला के बच्चे सब जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चों को पता है ना। हमारे सीएस देवरिया सभी बच्चे ध्यान से बैठे हैं, सीएस हिब्रानपुर के बच्चे, जलालपुर के बच्चे, देवीबंद कराओ के बच्चे, यूपीएस ओके, सीएस देवरिया के बच्चे, सारे बच्चे जो है ध्यान से बैठे हुए हैं। तो आपके बुक में जो है ये डायग्राम दे रखा है ना। तो ये हमारे वृक्क है, ये मूत्र वाहिनी है यानी दो यहाँ पे देखिए, देख रहे हो, मूत्र वाहिनियां है, ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है। तो इस तरह से हमने जो है उत्सर्जन तंत्र के अंगों को देखा। तो वृक्क क्या कार्य करता है बच्चों? रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों का निकालने का कार्य किसका है? वृक्क करता है। मूत्र वाहिनियां क्या करता है? वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना, है ना, जो वृक्क है उससे जो है मूत्र वाहिनियां क्या करते हैं, जो मूत्र है उसको मूत्राशय तक पहुंचाता है ना। तो ये सब कार्य होता है। और मूत्राशय में क्या होता है बच्चों? मूत्र को इकट्ठा करना। मूत्राशय का क्या कार्य, क्या है? मूत्र को इकट्ठा करना। तो एक एक करके जो है आपको क्या करना है, सारे कार्यों को देखना है। ये हमारे जो है कि सीमा रावत जी ने भेजा हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों ने जो है सब लिखा है, चित्र सब भेजा है एक साथ, है ना, कि यूपीएस पिंडरा के बच्चे, सभी बच्चे, सीमा रावत जी सभी जो है हमारे सारे बच्चे बहुत ध्यान से, के यूपीएस पिंडरा सभी के बच्चे बहुत ध्यान से बैठ के लिख रहे हैं, देख रहे हैं, हमें जो है लिखा हुआ दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उत्सर्जन अंग के कार्य आपसे पूछा जा सकता है, एक एक का कार्य जो है आपको याद होना चाहिए, है ना। यहां तक क्लियर हुआ? यस। तो मूत्राशय में जो है मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य करता है। अब जो मूत्र मार्ग है, ओके, मूत्र मार्ग से क्या हुआ है? मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, ये कार्य है किसका? मूत्र मार्ग का। ये देखिए, मूत्र मार्ग से क्या होता है, जो मूत्र होता है उसको जो है क्या करता है, शरीर से बाहर निकालते हैं। ओके, तो इतनी बातें जो है आप सभी को क्लियर हुआ?
यस, मेरे सारे बच्चों को जो है बिल्कुल ध्यान से बैठे हैं, सभी बातें जो है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, इसी तरह से आप ध्यान से सुनते। तंत्र के बारे में कोई भी आपसे पूछे तो सारे बातों को, वृक्क का क्या कार्य है, मूत्र वाहिनियों का, मूत्राशय का, मूत्र मार्ग का, ये सभी बातें जो है आपको याद होना चाहिए। यस, हमारे जो है शीला देवी जी यस बोल रहे हैं, स्कूल का नाम मेंशन किया है। ओके, सब अपने स्कूल के नाम से चढ़िएगा ताकि हमें पता चले कि जो है किस तरह से आप लोग जो है करते हैं। यस, यस हमारे जो है ओके, सभी बच्चे ध्यान से बैठ के देख रहे हैं। यस मैम, थोड़ा धीरे धीरे, यस हम लोग थोड़े धीरे धीरे बताते हैं, आप लोग धीरे धीरे से ही क्या कीजिए, सुनिएगा। ओके, तो इसको एक और बार दिखाते हैं हम लोग। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, ये हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, वृक्क होते हैं, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल होते हैं। तो कौन कौन से मार्ग शामिल होते हैं, कौन कौन से जो है अंग इसमें कार्य करता है, इस बारे में आपको पता करना है। तो ये सब अंग जो है मिलकर क्या करता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यस, हमारे यूपीएस तरसादा के बच्चे पढ़ रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया बात, आप सभी इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। ओके, फिर हमने आपको कार्य बताया है ना, वृक्क क्या करता है, रक्त को छानता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मूत्र वाहिनियां क्या करते हैं, वृक्क से मूत्र को कहां पर ले जाता है, मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखिए मूत्राशय क्या करता है, उसमें क्या इकट्ठा होता है, मूत्र को इकट्ठा करना, है ना। मूत्र मार्ग से जो है क्या होता है, मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। अब ये तो हुई मनुष्य शरीर की बात, है ना। हम लोग जो है क्या करते हैं, और भी जो है जीवों में किस किस तरह से उत्सर्जन होता है, वो हम लोग क्या करते हैं जरा देखते हैं। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं बाहर निकालने का काम करते हैं, बिल्कुल सही कहा। ओके, मूत्र मार्ग क्या करता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जो है हम लोग अमीबा, स्पंज, हाइड्रा और केंचुए, इनमें जो है उत्सर्जन कैसा होता है। यस, ओके, हमारे जो है कौरीहर प्रयागराज के बच्चे, KGBV कौरीहर प्रयागराज के बच्चे, ये सभी अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा बताया जा रहा है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा बताइए, हम दोबारा आपको समझाएंगे। जब तक सारे बच्चों को समझ में नहीं आता हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो इसीलिए आप कमेंट करते रहिएगा, जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो जो बातें दोबारा बताना है, सब हम आपको बताएंगे। यस, सभी बच्चे हमारे बहुत बढ़िया तरीके से जो है सभी डायग्राम सब बनाकर भेज रहे हैं। ओके, CS सराया के बच्चे सभी जो है बहुत अच्छे से। यस, हमारे UPS जलहूपुर से शिवानी, श्रेयांशु, अक्षा, शिवम, रुधीना, रितिका, सभी ने भेजा है, बहुत बढ़िया। ओके, और हमारे CS सराया के सूरज, आदर्श, परी, सभी ने भी भेज रखा है और लिखा भी हुआ है। तो हम लोग अमीबा, स्पंज, हाइड्रा और केंचुओं में जो है उत्सर्जन कैसा होता है ना। इन जीवों में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, हमें पता है सभी जीवों में क्या होता है बच्चों, अलग अलग प्रक्रिया होती है। श्वसन हो, उत्सर्जन हो, कोई भी क्रिया हो, सब में एक जैसा नहीं होता है ना। तो इन जीवों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। ओके, तो ये सभी जो जीव है इन सब में क्या होता है बच्चों, जो उत्सर्जन की जो क्रिया है वो अलग अलग होता है। तो अमीबा जो होता है उसमें कैसा होता है, उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है। ओके, यानी अपने शरीर से पदार्थ को क्या करता है, विसरण द्वारा बाहर निकाल देता है। जबकि जो स्पंज होता है, ओके, स्पंज और हाइड्रा में उत्सर्जन उनके शरीर की सतह पर होती है। तो सभी को हम लोग देखते हैं कि हर किसी का जो है अलग अलग तरीके से उत्सर्जन होता है। ओके, स्पंज की बात करेंगे, हाइड्रा की बात करेंगे, उनकी उत्सर्जन कैसा होता है, उनमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालते हैं, उनकी जो सतह होता है ना, सतह से जो है होता है। यस,
यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब जो है केंचुआ, आप लोगों ने देख रखा होगा ना, बारिश के मौसम सब में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो केंचुए में जो है नेफ्रीडिया नामक उत्सर्जी अंग होता है, जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर शरीर से बाहर निकालता है। ओके, तो नेफ्रीडिया द्वारा केंचुए में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ओके, यस, हमारे जो है शारदा देवी जी KGBV कौरीहर से बोल रहे हैं, पूरे शरीर से। यस, बिल्कुल सही कहा। ओके, सभी बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से बैठे हैं, बहुत जो है हमारे विधु पांडे, यस, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े हम लोग। यस, नोट्स इस तरह भेजते रहिए। हम देख रहे हैं हमारे अंशिका, चांदनी, अंश, हमारे नैन्सी, सभी ने भेज रखा है। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे सभी जो है, राउर कला के बच्चे, सभी बच्चे जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम, नोट सब बनाकर भेज रहे हैं। तो हमने जो है यहाँ तक हमने देख लिया। अब थोड़ी सी और आगे की बातें भी देख लेते हैं। ओके, यस बच्चों, आपको जो है क्या कराया जाए, ध्यान से सुनना है। ओके, और ध्यान से समझना है। अगर आप ठीक से सुनोगे तो बहुत ही जल्दी सारी बातें आपको जो है समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, आपके इसमें जो एक तालिका दे रखा है, कुछ और भी जाने, तो हम वृक्क के बारे में थोड़ी सी और बातें जानते हैं। तो देखिए बच्चों, जो वयस्क होता है, यानी वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का जो भार होता है लगभग 150 ग्राम होता है। ओके, तो हर इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसकी जो है और जानने वाली बातें हैं, चाहे श्वसन की क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो। तो इसमें क्या है, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, जो वयस्क होते हैं और स्वस्थ मनुष्य होते हैं, उनकी एक गुर्दे का जो भार है कितना होता है, 150 ग्राम होता है। तो है, जब कई बार क्या हो जाता है, किडनी फेलियर, यानी किडनी फेल हो जाते हैं, तो वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान कर, क्योंकि हमारे शरीर के अपशिष्टों को बाहर निकालना है। अगर हमारे जो है वृक्क निष्क्रिय हो गए, है ना, कोई भी किसी वजह से क्या हो गए, कोई खराबी आ गया, तो क्या होगा, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को किस तरह से बाहर निकालेंगे? वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क का, है ना, आर्टिफिशियल किडनी का क्या करते हैं, द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। इस क्रिया को डायालिसिस कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं डायालिसिस क्या है? तो वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। ओके, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, डायालिसिस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटों में 1 से 1.8 लीटर जो है क्या निकालता है, लीटर मूत्र बाहर निकालता है, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से जो है 95 यानी 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे से पानी पीना चाहिए, और हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो है किस तरह से निकल सकते हैं, मूत्र के रूप में, है ना, बाहर निकलते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, ये तो हुआ वृक्क की बात। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, जनन अंग के बारे में जो है हम लोग देखते हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। अंग के बारे में जो है हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो जितनी बातें आपको बताया जाता है सबको आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अब हम लोग जनन अंग के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ओके, जो जीवधारी होते हैं उनमें जो है अपने जैसे संतान को जो उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी जनन प्रक्रिया होती है ना। और
उनमें जो है जो क्षमता होती है, इस लक्षण को प्रजनन कहते हैं। क्लियर हुआ? प्रजनन क्या है? प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीवधारी के इस लक्षण को प्रजनन कहते हैं, है ना। अब देखिए गाय का बछड़ा, है ना, देखिए सिंह जो शेर है उसका देखिए जो बच्चा है, हाथी का बच्चा, मनुष्य का बच्चा, तो सभी अपने जैसे ही जीवधारियां, है ना, उनको उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? जननन कहते हैं। ओके, जनन क्या कहते हैं? जननन यानी प्रजनन कहते हैं। ओके, चलिए, अब जिन अंकों की सहायता से प्रजनन किया जाता है उन्हें जो है जननांक कहते हैं, प्रजनन अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांक यानी जनन के अंक। ओके, क्या कहते हैं? प्रजनन अंक। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को क्या करना है आपको? अच्छे से अभी से याद रख लेना है। जिन अंकों की सहायता से प्रजनन क्रिया होती है उन्हें जननांक या प्रजनन अंक कहते हैं। अब देखिए, कुछ जंतु जो होते हैं, कुछ जंतु में नर एवं मादा जनन अंक अलग अलग पाए जाते हैं, और जो जंतुओं में मादा और नर जनन अंक जो अलग अलग पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए मुझे? जी हाँ, एक लिंगी जंतु कहते हैं। ओके, उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी जंतु, क्योंकि दोनों जननांक अलग अलग पाए जाते हैं। ओके, कुछ जंतु में नर एवं मादा अंक अलग अलग पाए जाते हैं, इन्हें एक लिंगी जंतु कहते हैं। चलिए, मेरे बच्चों ने बहुत सारे डायग्राम सब भेजा हुआ है, पीली कोटि के निहारिका ने, ओके, यूपीएस राउरकला के बच्चों ने, सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी ने कर रखा है। यस, हमारे जो है सीएस खरादना से जो है सेंस और शिफत ने भेजा है, बहुत बढ़िया। ओके, यूपीएस बिहारा के बच्चे, यस, अनिक ने भेज रखा, जो है अंकनिक ने भेज रखा है यूपीएस डोमेला के, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चों की मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से आप लोग जो है कार्य सारे करते हैं। सीएस लतिया के बच्चे हमारे जो है सभी बच्चे, ओके, जिन बच्चों का नाम नहीं भी ले पा रहे हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे सूरज राय ने स्कूल का नाम नहीं मेंशन है, हो गया है बोल रहे हैं, कर चुके हैं, यस, बहुत बढ़िया। ओके, सारे बच्चे, हमारे लक्षारपुर के बच्चे, फिर जो है कौरीहर के बच्चे, गोसाईपुर के बच्चे, सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे कार्यों को कर रहे हैं। सारे स्कूलों के बच्चे, जिन स्कूलों का नाम नहीं भी ले रहे हैं, सभी बच्चे मुझे पता है बहुत ध्यान से बैठे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो बच्चों, जैसे अब देखिए हमने जो है जननांग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी जंतु कहते हैं, जिनमें नर एवं मादा अंक अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे देखिए कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। मनुष्य में मुख्य नर जनन अंक, ओके, मनुष्य में जो है मुख्य नर जनन अंग वृषण और मादा जनन अंग अंडाशय होते हैं। तो इसको जो है आपको याद रखना है, मनुष्य में जो है मुख्य जनन अंग, है ना, तो नर जनन अंग जो है इसको जो है याद रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो मनुष्य में मुख्य नर जनन अंग वृषण और मादा जनन अंग अंडाशय होते हैं। और ऐसे भी कुछ जंतु है, यानी कुछ ऐसे भी जंतु है जिसमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं। यानी क्या होते हैं? जो नर जननांग है, मादा जननांग है, वो एक ही जंतु में होते हैं। आगे के क्लासेस में आप जो है इसको और डिटेल में पढ़ोगे। ओके, यस, हमारी यूपीएस बहाव के स्नेहा, नयना, अनुष्का सबने नोट्स भेजा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक क्लियर है आपको सभी को? तो कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें क्या होता है? नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं। इन्हें जो है द्विलिंगी यानी द्विलिंगी जंतु कहते हैं। ओके, इस बात को आपको याद रखना है, दोनों जो है आपको याद रखना है। एक लिंगी कौन से होते हैं, द्विलिंगी कौन से होते हैं, द्विलिंगी में जो है किस तरह से जो है क्या हो जाता है? जननांग होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है सभी को?
यस, हमारे जो है श्रद्धा तिवारी जी, KGBV कौरीहर प्रयागराज से ठीक से समझ में आ रहा है, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप जो है सुनते रहिएगा। बेंजिंगदापुर, बहुत सुंदर, यस, क्लियर हो रहा है। गुंजा मौर्य जी, यस, द्विलिंगी कहते हैं, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसको जो है इसी तरह से आप याद रखिएगा कि एक लिंगी जंतु जिनमें अलग अलग, है ना, नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। एक से ही आपको पता है, एक एक, है ना, इस तरह से याद रखिएगा। और द्विलिंगी क्या है, यानी दोनों एक ही में है। कुछ ऐसे जंतु जिनमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं, उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं। देखिए केंचुआ, है ना, इसमें क्या उदाहरण है ये द्विलिंगी, जैसे कि केंचुआ। ओके, अब देखिए बच्चों, अमीबा, अब हम हर जंतुओं के बारे में इसमें पढ़ते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिक जंतुओं में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते हैं। तो अमीबा, है ना, उसमें क्या नहीं होते हैं, अलग अलग जो है प्रजनन अंग नहीं होते हैं। ओके, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? यस, यस, मेरे सारे बच्चों को जो है यहां तक क्लियर है। और इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ना भी है, और सभी चीजों को जो है नोट करके अच्छे से लिखना भी है, ताकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो इसमें क्या करना है, सभी का डिटेल थोड़ा थोड़ा आपको दे रखा है इस चैप्टर में। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने 7th में 8th में सब डिटेल में पढ़ोगे। अभी जितनी बातें इसमें बता रखी है वो सब आपको जो है पढ़ना है। ये सराया के बच्चों ने नोट्स भेज रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, सब पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। हमारी जो है गरिमा भावना सभी ने दिया है, यस, जो महिला के बच्चों ने, सभी बच्चों के नोट्स जो है आप लोग इतने साफ हैंड राइटिंग में लिखते हो, और पॉइंट वाइज लिखा कीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो जरूरी है, उसको क्या करोगे आप लोग, उसको जो है पेंसिल से, है ना, अगर आप लोग ज्यादा कलर पेंसिल सब यूज नहीं कर पाते तो पेंसिल से उसको मार्क कर लीजिएगा, जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जब बुक जब आप पढ़ते हो किताब को, उसमें भी जो जो मेन मेन पॉइंट है आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। जिससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम में आप, आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, आप जल्दी से निकालते हो। जैसे ही आप एक जो है पार्ट को निकालोगे, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से उसमें से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है ना। इस तरह से जो है अपने पढ़ने की क्रिया को आसान बनाइए। ओके, और अच्छे से समझिए हर बात को। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है। ओके, नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं। तो इसमें जो है हमारे मस्तिष्क, है ना, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से मिलकर जो है हमारा क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है। ओके, तो तंत्रिका तंत्र में मनुष्य के जो है मुख्य 3 भाग होते हैं। जो है हमारा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से मिलकर जो है ये बना होता है। ओके, यस। अब देखिए मस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो यह जो है हमारा, देख रहे हो ना, मस्तिष्क, है ना, हम लोग सारे बातों को पढ़ते हैं, अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखते हैं, है ना, सभी बातों को जो है इकट्ठा करके रखते हैं। कोई आपसे कोई कार्य पूछे तो आप लोग क्या करते हो, ये हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चों ने मस्तिष्क की चित्र भी भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हो, यस। चलिए, तो जो मस्तिष्क की जब हम बात कर रहे हैं, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक अंग है, जो सोचने, सीखने, महसूस करने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वो क्या, आप कोई बात सोचते हो, कोई बात जो है आप लिखते हो, अभी हम सीख रहे हैं, सब ध्यान से बैठे हैं, है ना, आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होकर बैठे हो। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हमारे मस्तिष्क की वजह से हो रहा है ना, किसकी वजह से हो रहा है, मस्तिष्क की वजह से हो रहा है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक अंग है, जो सोचने, सीखने,
महसूस करने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। यस, अभी लिख नहीं रहे हैं, केवल समझ रहे हैं। बिल्कुल, एक वक्त एक ही कार्य कीजिए। अभी आप क्या कीजिए, समझिए इस बात को। ओके, तो ये सभी जो है सबको नियंत्रित करने के लिए क्या होता है बच्चों, जिम्मेदार होता है। ओके, अब देखिए हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, हम लोगों को क्या किस कार्य के लिए मदद करता है? यह जो है मस्तिष्क से जुड़ा एक लंबा नली जैसा ढांचा है, जो मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच में संदेशों को भेजता है और क्या करता है, प्राप्त करता है। ओके, जैसे कि अगर कभी अचानक से क्या हो जाता है, धमाका हो जाए, गर्म वस्तु को आप हाथ से छू लो, तो क्या करते हैं आप लोग जो है, तुरंत हटा लेते हैं। अब अगर हम लोग कोई गर्म वस्तु पर हमारा हाथ पड़ जाए, ये थोड़ी कि ऐसे खड़े रहेंगे वहां पर पकड़कर, है ना। आपके मस्तिष्क से एकदम से संदेश आता है, अरे हटाओ, और आप झट से हटा देते हो। अचानक आवाज आती है, आप झट से पीछे मुड़ के देखते हो। ये थोड़ी कि ऐसे बैठे हुए हैं, अरे क्या आवाज, कैसी आवाज, ऐसे बोलते हो क्या? कभी नहीं। आप देखते हो। अगर आप बैठ कर पढ़ रहे हो, अगर आपके घर के किसी भी साइड से कहीं से भी आवाज आ रहे हो, तो आप क्या करोगे? बैठ के पढ़ते रहोगे कि आप जाकर देखोगे कि क्या हो रहा है वहां पर, किस वजह से आवाज आई है? यस, आप लोग जो है जाकर देखोगे, है ना। तो ये सब जो है हमारे मस्तिष्क जो है हमें मदद करता है। ओके, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी भी कैसा है, मस्तिष्क से जुड़ा एक लंबा नली जैसा ढांचा है, जो मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच में संदेशों को भेजता और प्राप्त करता है। अब जो हमारे नर्व्स है, जो तंत्रिका है, नर्व जो है, तंत्रिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निकलकर शरीर के बाकी हिस्सों तक फैली होती है, जो संवेदी जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क के कमांड को क्या करता है, शरीर तक ले जाता है। हमारे शरीर में जो है बहुत सारे, ये देख रहे हो, बहुत सारे क्या है बच्चों, नर्व्स है ना। ये सब क्या कार्य करता है, तंत्रिकाएं है, यानी सब मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। इधर उधर से शरीर के सारे भाग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का जो है ये कार्य करता है। ओके, तो हमारे मस्तिष्क एवं नाड़ियां, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, जो हमारे रीढ़ रज्जु है, तंत्रिकाएं है, ये सब किस तरह से कार्य करते हैं, ये सब जो है अभी हम पढ़ रहे थे। ओके, अब जो है जैसे सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनमें कैसे होते हैं, सूक्ष्म जंतुएं जैसे अमीबा तथा स्पंजों की शरीर में क्या होता है, कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, लेकिन समस्त शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। ओके, और हाइड्रा और जो हमारे एस्क्रिस, केंचुआ आदि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु समस्त कशेरुकी प्राणियों की भांति तंत्रिका तंत्र क्या नहीं होता, उनमें जो है पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होता है। तो जंतुओं में भी क्या देखा हमने, अलग अलग क्रियाएं देखी। ओके, चलिए बच्चों, यहाँ तक जितनी हमने जो बातें बताई है वो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे बच्चों को क्लियर है। ओके, आप लोगों को इसको अच्छे से एक और बार पढ़ना है, समझना है, और कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आता है, आप लोग क्या करोगे, उसको जो है पूछोगे। ओके, अगली क्लास में इस बोर्ड क्लास सब क्लियर है बोल रहे हैं। जो बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है वे क्या करेंगे, पढ़कर आप जा आओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्लियर है कि नहीं। ओके, यस, सभी बच्चे क्लियर बोल रहे हैं, तो आप जरा पढ़ोगे भी, मेन मेन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिख के भी रखोगे, क्योंकि ये जो हमारा इकाई है थोड़ा लंबा इकाई है और बहुत सारी बातें इसमें जो है समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक मेरे बच्चे सब अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा, और अच्छे से जो है आप लोग बैठ के पढ़ते रहिएगा। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।